अभी तो रंजीत सर की क्लास चली रही है, नॉन टेक वाली क्लास। सर बोल रहे थे 2-3 मिनट के बाद में चालू करना। आज उनको आखिरी में 2-4 पॉइंट्स और लिखने हैं। तो मेरे ख्याल से कल मैंने आपको वॉट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, ये 3 गवर्नर समझाए थे, है ना। अब सिर्फ एक ही गवर्नर है जिसके बारे में हमें रिजल्ट के ऊपर चर्चा करनी है। बाकी रिजल्ट्स के ऊपर अब हमें चर्चा करनी नहीं है। उसके बाद में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस कम है, अभी ज्यादा कर देते हैं। अभी ज्यादा है? वॉइस सही आ रही है? अभी बताओ, अभी ठीक आ रही है वॉइस या अभी भी कम ही आ रही है? ठीक है ना। हाँ, माइक दूर रह गया था थोड़ा सा। अब सिर्फ एक ही गवर्नर है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। बेसिकली वो है हार्टनेल गवर्नर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बढ़िया सा हार्टनेल गवर्नर बना लेते हैं, जब तक बाकी लोग नॉन टेक वाली क्लास से आ ही रहे होंगे। उन्होंने सर ने कहा है कि आज 5 मिनट उनको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 5 मिनट तक डायग्राम बना लेंगे। ओहो, इतना इतना डार्क कैसे हो गया ये? इसको भी कर लेते हैं सही। सो हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर। मैं एक बार हार्टनेल गवर्नर बना लेता हूं, फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल जो रहता है गवर्नर का वो बदलता नहीं है, कभी भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि सर ये कैसे काम करता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बाकी गवर्नर काम करते हैं। बस इनमें जैसे कि कल आपने देखा था थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, वैसे इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। क्या चेंज होगा अभी वो सर खुद बताएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके बाकी जो सहपाठी है वो पड़ोसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक डायग्राम एंजॉय करो, इतने में वो लोग भी आ जाएंगे। ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर का पार्ट है, ध्यान रखना। ये देखो, ये है हमारी स्प्रिंग, बहुत ही जबरदस्त वाली। अभी आपको स्प्रिंग दिखेगी, ये देखो, ये स्प्रिंग बन गया। ये लो, स्प्रिंग तैयार। आ गए होंगे आप सभी लोग? कोई अभी भी नॉन टेक में तो नहीं है? नॉन टेक क्लास खत्म होगी ना, अब तो 10 मिनट हो गए।
ये पता चले सर अभी पढ़ा रहे हो। ये आपका गवर्नर तैयार, ये मास m, ये मास m। देखो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो कुछ राज की बातें मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये फ्लाई मास है, मास से फ्लाई मास से जो भी यहां पर आर्म कनेक्ट होती है उसे आप बोलते हैं बॉल आर्म। इसे क्या बोलेंगे आप? बॉल आर्म। स्लीव के साथ जो आर्म कनेक्टेड होती है उसको बोला जाता है स्लीव आर्म। ये जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, ये जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, इस स्प्रिंग को आप बोलते हैं सेंट्रल स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्प्रिंग। क्लियर है? ये जो सेंट्रल स्प्रिंग होती है ना, ये सेंट्रल स्प्रिंग हमेशा कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, ऑलवेज इन कंप्रेस्ड फॉर्म, हमेशा कंप्रेशन में रहने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी क्लास खत्म हुई है नॉन-टेक वाली? सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा अभी भी चली रही है? अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने अभी क्लास कनेक्ट किया उनको मैं बता देता हूं कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ड्राइंग की है। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में हार्टनेल गवर्नर को सिर्फ बनाया और कुछ नहीं किया है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। अब ये टर्म अभी आप जानते नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं डिफाइन कर सकता हूं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक्शन के लिए जो रिएक्शन आता है ना, वो कितना फास्ट आता है। जैसे आप बहुत बार नॉर्मल जनरली जब बातें करते रहते हैं घर पे, तो आप देखते हैं कि यार कुछ आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? हमने एक छोटी सी बात ऐसी बोली और ये इसको हर्ट कर गई। एक्शन रिएक्शन कितना जल्दी आया। और कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी बोल दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम ढीठ हो गए, गधे हो गए एकदम। These type of peoples are known as insensitive. So गवर्नर भी ऐसा ही है। गवर्नर में भी ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अभी क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो गवर्नर के लिए एक्शन कौन है? स्पीड फ्लक्चुएशन। रिएक्शन कौन है? थ्रोटल वॉल्व को ये कैसे कंट्रोल करता है। सो एक्शन होता है और गवर्नर रिएक्ट नहीं करे ना, तो गवर्नर ढीठ हो गया, इनसेंसिटिव हो गया। जैसे वॉट गवर्नर हायर स्पीड के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करता, कम स्पीड पर रिएक्ट करता है, तो उस टाइम पर वो सेंसिटिव होता है। हायर स्पीड पर वो सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब ढीठ हो गया वो, एकदम इनसेंसिटिव। सो ये स्प्रिंग जो आपने एडिशनल यहां पर लगाई है ना, ये इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है। जब आप स्प्रिंग की स्टिफनेस को बढ़ाएंगे तो बेसिकली स्लीव का मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाएगा, गवर्नर को रिएक्ट करने में दिक्कत आएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जब सेंसिटिविटी को डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन के पीछे भाग रहे हैं, तो मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सेम कहानी है, वो कहानी शुरू से लेकर आखिर तक नहीं बदलेगी। कौन सी कहानी? जब लोड P है, इनपुट I आ रहा है, इनपुट अगर I आता है तो स्पीड ओमेगा रहेगी। फ्लाई बॉल्स जो है वो mr ओमेगा स्क्वायर एक फोर्स महसूस करेगी। जब लोड कम हो गया तो इनपुट ज्यादा हो गया, इनपुट ज्यादा हो गया तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो स्लीव ऊपर जाएगी, स्लीव ऊपर जाएगी तो टोटल वॉल्व को पार्शियली बंद कर लिया जाएगा। ये कहानी थ्रू आउट द जर्नी रहेगी गवर्नर की। कल कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड किए थे, अब स्प्रिंग कंट्रोल्ड के लिए वो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। सो ये जो आप देख पा रहे हैं बॉल आर्म और स्लीव आर्म, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? एक और पेन मिल जाए तो भी मैं आपको बताऊं। जैसे ये बॉटल है, ये एक बॉटल है, ये एक दूसरी बॉटल है। ये देखो, ये है बॉल आर्म, ये है स्लीव आर्म। तो मूवमेंट कैसा हो रहा है? देखो स्लीव नीचे गई, ये ऐसे मूव कर गया,
स्लीव ऊपर गई, ये ऐसे मूव कर गया। ये देखिए स्लीव, यहां स्लीव जुड़ा हुआ है, तो स्लीव नीचे जा रही है, स्लीव ऊपर जा रही है, स्लीव नीचे स्लीव ऊपर, स्लीव नीचे स्लीव ऊपर, मूवमेंट देख पा रहे हो? तो जब स्लीव नीचे आई तो कैसा मूवमेंट है? ऐसा। अभी इसको बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा मैं। स्लीव जब ऊपर गई तो कैसा मूवमेंट है? ऐसा। इसको बोर्ड पर बना देते हैं, आप बोर्ड पर बना देंगे तो आपको याद रह जाएगी ये बात। सो ये बनाओ सबसे पहले स्पिंडल एक्सिस, ये बना दिया आपने सबसे पहले स्पिंडल एक्सिस। ये आपके पास में बॉल आर्म, सॉरी स्लीव आर्म, और ये आपके पास में बॉल आर्म, ये आपके पास में बॉल आर्म, सॉरी ये बॉल आर्म और ये स्लीव आर्म, ठीक है? इधर मैंने लिख रखा है कौन सा बॉल आर्म है कौन सा स्लीव आर्म है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा फोर्सेस के ऊपर, कौन कौन से फोर्स है जो यहां पर काम करने वाले हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर एक तो स्लीव के ऊपर जो मास होगा mg, और साथ में अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो वो एक फोर्स लगाएगी नीचे Fs1 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये वाला हिस्सा सिर्फ आधे पार्ट को हैंडल करेगा, आधे पार्ट को ये हैंडल करेगा। यहां पर mg, बाहर की साइड F1, और ये बनेगा m R1 ओमेगा स्क्वायर। R1 कौन है? यहां से डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो है वो R1 है। अब देखो बॉल आर्म को उधर लिख देता हूं, इधर थोड़ी सी मेरे पास जगह आ जाएगी, तो ये बन गई आपकी बॉल आर्म। सो इधर कौन कौन सा फोर्स रहेगा? इधर रहेगा सर एक F2 फोर्स। F2 फोर्स कितना होगा? m R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। R2 कौन है सर? यहां से यहां तक की डिस्टेंस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स रहेगा? mg प्लस स्प्रिंग फोर्स Fs2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, मैं पहले बता देता हूं वो क्या डाउट है। वो बोलेंगे सर ये स्प्रिंग फोर्स यहां पर भी ऐड कर दिया, यहां पर भी ऐड कर दिया। देखिए स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा नीचे की साइड ही लगेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा कंप्रेशन में रहेगी, कभी कम कंप्रेस होगी कभी ज्यादा कंप्रेस होगी, पर हमेशा कंप्रेस रहेगी। अगर हमेशा कंप्रेस रहेगी तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा नीचे, स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा नीचे रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की साइड काम करेगा। यहां पर एक mg काम करेगा, यहां पर एक mg काम करेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या तो बताओ यहां तक अगर कोई समस्या तो बताओ, यहां तक अगर किसी को भी कोई समस्या तो बताओ। आगे मत जाना, जितना मैं बोल रहा हूं यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। R1 कैसे मतलब? इसको मान लिया R1, तुम्हें R1 अच्छा नहीं लग रहा तो R2 मान लो, R मान लो, R3 मान लो, P मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो। हमने इसको R1 माना है। हाँ, परमेश्वर कुछ नहीं बोला है मैंने यहां पर, मैंने बोला जब स्लीव नीचे आएगी तो ये मास आगे की साइड आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको R1 मान लिया। जैसे ये पीछे की साइड गया तो इसको R2 माना है ना, वैसे इसको R1 माना है, और कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ नोटेशन लिखे हैं। बोलिए, ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। क्यों मैं करवा रहा हूं ये? क्योंकि इसके बीच में से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इसलिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये। ओके, अब अरे परमेश्वर, ये डायामीटर रेडियस वो नहीं है। कल मैंने आपको क्या बताया था? आर गवर्नर रेडियस होती है। ये कोई स्फीयर नहीं है कि भाई रेडियस से इसका डबल कर दोगे तो डाया हो जाएगा। ये गवर्नर रेडियस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आर है, जब पास आएगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R1 बोल दिया।
जब दूर चला गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R2 बोल दिया। जब आपका स्लीव नीचे जाएगा तो ये बॉल पास आएगा ना बेटा, जब स्लीव नीचे जाएगा तो बॉल पास आएगा, बॉल पास आएगा तो ये जो स्पिंडल एक्सिस है इससे जो डिस्टेंस है उसको R1 बोला है। जब स्लीव ऊपर जाएगा तो मास दूर जाएगा, दूर जाएगा तो स्पिंडल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको R2 बोला है। बोलिए, है ना। चलिए आगे आगे देखिए। सो अब हमें क्या करना है कि हम इस पॉइंट आई के अबाउट, ये कौन सा पॉइंट है सर आई, ये वाला पॉइंट आई, इस पॉइंट आई के अबाउट हम लोग जैसे कल मोमेंट बैलेंस किया था ना, आज फिर से मोमेंट बैलेंस करेंगे। सर इसी पॉइंट के अबाउट क्यों कर रहे हो, क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? बिल्कुल है। देखो बहुत कम मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट, उसके लिए इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको आपने सेलेक्ट किया है और इसके अबाउट आप क्या करने वाले हो, मोमेंट लेने वाले हो। सो अब मोमेंट लेते टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूं जो शायद आप भूल गए होंगे। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a, अगर आपने इसको रोटेट किया बहुत कम एंगल डी थीटा के ऊपर, तो यहां से यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है और यहां से यहां की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है ना, ये होगी एक्चुअल में a1। लेकिन क्या होता है कि जब एंगल बहुत कम होता है ना, तो a और a1 को बराबर मान लिया जाता है। जब एंगल बहुत छोटा होता है ऐसी कंडीशन में a और a1 को क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वल मान लेंगे। बोलिए यस और नो। इस डिस्टेंस को बॉल आर्म को a मान रहा हूं और इसको b मान रहा हूं। बोलिए बेटा यस और नो। ओके, सो अगर मैं आई के अबाउट मोमेंट लिखने जाऊं, सो ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज, mg क्लॉकवाइज, F1 काउंटर क्लॉकवाइज। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हार्टनेल, जब प्रोएल था तब भी फ्लाई मास कम हो गया था, हार्टनेल में और कम हो जाता है, हार्टनेल में और कम हो जाता है। अगर फ्लाई मास कम, ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्लाई मास कम तो mg की वैल्यू भी कम, mg की वैल्यू भी कम। ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल mg बहुत छोटा है। अब आई के अबाउट मोमेंट बैलेंस करने जा रहे हो, हमने कहा है कि सर बहुत बहुत कम, बहुत कम, देखो बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम मूवमेंट अगर आप यहां पर कंसीडर कर रहे हो, तो mg की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आई से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आई से, देखिए mg ऐसे जा रहा है ना, और आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से सपोज c, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि बहुत कम मूवमेंट लिया हमने, बहुत कम मूवमेंट। सो mg की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगी। अब mg खुद बहुत कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और भी कम, दो छोटे नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, छोटे मल्टीप्लाई बाय छोटा, बहुत छोटा, विच इज नेग्लेजिबल, विच इज नेग्लेजिबल, मतलब mg, स्मॉल mg की वजह से जो मोमेंट डेवलप होगा ना वो नेग्लेजिबल होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये बात आपकी खोपड़ी में गई कि नहीं गई, बताओ, दिमाग में ये बात बैठी कि नहीं बैठी? रिपीट करें? रिपीट कर देंगे, चिंता मत करो। देखो m कौन है? m है छोटू नंबर, ठीक है। अगर m छोटू है तो g से मल्टीप्लाई होगा तब भी छोटू ही रहेगा। अच्छा, कोई भी चीज छोटी या बड़ी किसी के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लीजिए ये सर्किल, मैंने पूछा ये सर्किल छोटा है कि बड़ा है,
बताओ ये सर्किल छोटा है कि बड़ा है? ये सर्किल छोटा है या बड़ा है? बड़ा। ऑफ कोर्स इस सर्किल के रेस्पेक्ट में ये बड़ा है और इस सर्किल के रेस्पेक्ट में ये छोटा है ना? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि m छोटा है, इसका मतलब बाकी जो कैपिटल M या स्प्रिंग फोर्स या जो बाकी फोर्सेस है ना, उनके कंपैरिजन में mg छोटा है। अगर आपके पास में 500 रुपीज है, अगर मैंने बोला यार मुझे 400 रुपए की जरूरत है, तो तुमको ऐसा फील नहीं हुआ कि सर ने एकदम किडनी ही मांग ली हमसे? और वही अगर आपके पास में करोड़ों रुपए है और मैं आया, मैंने बोला यार 10 रुपए चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? ये लो 50 रुपए लो। क्यों? क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में वो 10 रुपए नेग्लेजिबल है, लेकिन 500 के रेस्पेक्ट में 400 बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। सो कब नेग्लेक्ट किया जा सकता है चीजों को? ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई? ऐसा नहीं कि अगर इसकी वैल्यू 2 kg है तो आप बोलोगे अच्छा सा 2 kg नेग्लेजिबल है, मतलब अब 2 kg कहीं पर भी आएगा तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे? नहीं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। यहां जो कैलकुलेशन हो रही है उसमें एक तो है 2 kg और एक है 200 kg, या बोल सकते हो कि एक तो आ रहा आपके पास में मोमेंट 10 न्यूटन मीटर, एक मोमेंट आ रहा 1000 न्यूटन मीटर। तो अगर 10 को नेग्लेक्ट करने से कैलकुलेशन आसान हो रही है तो नेग्लेक्ट कर दो ना। कैलकुलेशन अगर आपकी आसान हो रही है तो उसे नेग्लेक्ट कर दो, ताकि चीजें आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। इसलिए हमने कहा है कि बाकी के कंपैरिजन में m छोटू है, अगर m छोटू है तो mg भी छोटू। अब mg मोमेंट क्या होता है? mg मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन है? छोटू। ये कौन है? बहुत छोटू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एकदम छोटू नंबर, जिसको आप क्या कर सकते हो? नेग्लेजिबल। जिसको आप क्या कर सकते हो? नेग्लेजिबल। आपको बोला 0.02 को मल्टीप्लाई करो 0.01 से, तो आपने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो छोटू मल्टीप्लाई बाय छोटू, छोटू स्क्वायर मिलेगा ना? बहुत छोटा नहीं तो? अरे बोलो यार आप समझ में आया कि नहीं आया? है ना? समझ में आ गया? तो बेसिकली mg को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां पर, क्योंकि उसका मोमेंट जो होता है ना वो बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। बाकी के कंपैरिजन में वो क्या होता है? यहां पर बहुत कम होता है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे की कहानी। अगर आई के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं तो आपने बोला सर F1 जो है ना, F1 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सर ये। हमने कहा ये हाइट कितनी है? a, तो आपने बोल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस a। हमने बोला इधर mg प्लस fs1 डिवाइड बाय 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सर ये वाली, ये वाली, ये कौन है? b। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा ऐसे ही f2 मल्टीप्लाई बाय a, mg प्लस fs2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार सभी स्टूडेंट एक साथ मुझे ये बात बता दो कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं फिर देखते हैं और इसमें तो mg है ही नहीं, और बोलते हैं कि अच्छा इसमें फ्लाई मास लगता ही नहीं। अरे फ्लाई मास लगता है और उसका इफेक्ट भी होता है, पर उसका जो मोमेंट है वो बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से इक्वेशन में हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन में उसे कंसीडर करने से इक्वेशन तो हो जाएगी मुश्किल, इक्वेशन तो हो जाएगी मुश्किल, और उसका कुछ इफेक्ट, ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लो आपको कोई ऐसा बोलता है कि आपका जो एसएससी जेईई का पेपर है, जो 200 नंबर का पेपर है, उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने में 600 घंटे लगेंगे और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलेंगे यार 600 घंटे में तो पूरा टेक्निकल पढ़ लेंगे, और 1 नंबर के लिए 600 घंटे कौन पढ़ेगा? मतलब उसका इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन उसके लिए एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा नेग्लेजिबल। मान लो कि ये सब्जेक्ट है ही नहीं, पेपर ही 199 मार्क्स का है, इसलिए mg का इफेक्ट रहेगा पर बहुत कम इफेक्ट है। सो हम क्यों एफर्ट लगाएं वहां पर जबरदस्ती?
इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए बेटा बी कैसे आया, ये जो फोर्स लग रहा है ना, आई से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके आओ, ये जो डिस्टेंस है ना, आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को बराबर मान सकते हैं, इसलिए हमने उसको बी मान लिया। हाँ जी, किसने पूछा ये क्वेश्चन? अभिराम जी, अभिराम जी बताएं, क्लियर है? अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं चला जाता हूं अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए बेटा, F1 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू mg प्लस FS1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय B, ये बन गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। F2 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू mg प्लस fs2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने कहा कि सर इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके करने का एक ही कारण है कि हम इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो ये बन जाएगा f2a माइनस f1a इक्वल्स टू, ये बन जाएगा mg। देखिए घबराना मत, थोड़ा सा डेरिवेशन खराब होता है ये, लेकिन घबराना मत, आप बस अपने दिल पर हाथ रख के मान के चलना कि आपको सब कुछ आता है। बस जब डरोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं चाहता तो इसको छुड़वा भी सकता था, लेकिन मुझे पता है यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन इसका था, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे मैं सब चीजें कर रहा हूं। F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय A। अब देखो ये बन जाएगा mg बाई 2 मल्टीप्लाई बाय B प्लस fs2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय B माइनस mg बाई 2 मल्टीप्लाई बाय B माइनस fs1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय B। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया आपके पास में F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू fs2 माइनस fs1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b। यहां तक कहानी आपको समझ आई है नहीं है? मैं इसीलिए हर एक स्टेप के बाद बोल रहा हूं, क्योंकि पता चले मैं पूरा सॉल्व कर दूं फिर आप बोले सर कुछ नहीं पता चला, क्या लिखा आपने, फिर से बताओ। तो फिर से पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर पूरा ही फिर से देखना होता है तो आप रिकॉर्डिंग प्ले करके देखो। अगर डाउट रहता है तो मैं हर एक स्टेप के बाद आपसे पूछता हूं, तो डाउट बताया जा सकता है, पूरा रिपीट नहीं किया जा सकता। अदरवाइज पता चलेगा 2 घंटे की क्लास के अंदर सर ने पहले आधे घंटे पढ़ाया फिर उसी को 3 बार रिपीट किया है। तो जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो तो पागल ही हो जाएगा। देखो अब यहां से आप बोल सकते हैं सर fs2 माइनस fs1, ये लिखा जा सकता है बेटा 2a अपॉन b। यहां आ जाएगा f2 माइनस f1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये fs2 fs1 क्या है? f1 f2 तो पता है, लेकिन fs कौन है? स्प्रिंग फोर्स है। fs कौन है? यहां पर स्प्रिंग फोर्स है। तो मैं आपको स्प्रिंग बना के दिखाता हूं वापस। ये देखो, जब स्प्रिंग आप मार्केट से लेकर आए थे वो बेचारी ऐसी थी। हमने कहा कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन या कितना कंप्रेशन है, आपने बोला नेचुरल कंडीशन में है x बराबर 0। फिर जब स्लीव लोएस्ट पोजीशन पर रही होगी तो स्प्रिंग के अंदर कुछ कंप्रेशन रहा होगा, इतना, इसको आपने एक्चुअल में बोला x1। जब स्लीव आपकी हाईएस्ट पोजीशन पे रही होगी तब स्प्रिंग के अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेशन रहा होगा, इतना, इसको आपने बोला x2। तो ये वाला स्प्रिंग का कंडीशन कब है? जब ये कंडीशन है। तो देखो स्लीव थोड़ा नीचे है ना, इसमें स्लीव थोड़ा ऊपर है, तो स्लीव ऊपर होगा तो ये ज्यादा कंप्रेस होगा, स्लीव थोड़ा नीचे रहेगा तो ये कम कंप्रेस होगा। अगर मैं आपको एक आउटलाइन डायग्राम से दिखाना चाहूं तो देखो ये स्लीव ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखो ये स्लीव ऐसे जुड़ा हुआ है ना, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं।
सो बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा नीचे, ये स्प्रिंग लगा रहा होगा kx1, इसी को आप बोल रहे हो fs1। ये कितना लगा रहा होगा फोर्स, ये लगा रहा होगा kx2, इसी को आप बोल रहे हो fs2। एक बार फिर से, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिए मैं हर एक स्टेप के बाद पूछ रहा हूं तो आप बीच में कभी भी इंटरप्ट मत करना। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर? हाँ जी भाई, बाकी लोग बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ, आप नहीं बोल रहे तो भी आप गलती कर रहे हैं, और अगर क्लियर हो गया उसके बाद भी नहीं बता रहे हो तो भी गलती कर रहे हो। सो बेटर है कमेंट सेक्शन को प्रॉपर यूज करो। जब आपसे पूछा जाए क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो आप बताएं, ताकि मुझे ये बात समझ में आए कि आगे बढ़ना है या इसी को रिपीट करना है। अदरवाइज मेरे पूछने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। ओके ठीक है, इतनी कहानी हम लोग समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो fs2 को लिख सकता हूं kx2, fs1 को लिख सकता हूं kx1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b, ये बन जाएगा आपके पास में f2 माइनस f1। सो यहां से हमने k को कॉमन ले लिया और ये बन गया आपके पास में x2 माइनस x1, 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b, f2 माइनस f1। अच्छा ये x2 माइनस x1 अगर मैं करूं, इस x2 में से इस x1 को अगर मैं माइनस कर दूं, देखिए ये टोटल x2 है, ये कितना है x1 है, x2 में से अगर x1 को माइनस कर दें तो ये कितना बचा आपके पास में डेल x, ये कितना बचा आपके पास में डेल x। ये डेल x जो है ये कौन है सर? पहले स्लीव यहां पर थी, फिर स्लीव यहां गई, मतलब स्लीव यहां से ऊपर गई, तो ये जो डेल एक्स है ना बेटा, ये डेल एक्स यहां से यहां स्लीव, ये है एक्चुअल में आपका स्लीव मूवमेंट, स्लीव मूवमेंट। ये डेल एक्स कौन है आपका? स्लीव मूवमेंट। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो k मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, डेल एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b f2 माइनस f1। अब इस डेल x को कैसे डिफाइन करें? डेल x को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे? डेल x को भी मैं डिफाइन कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इतनी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया तो यस बोलो, समझ में नहीं आया तो नो बोलो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर देखो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, येलो बोर्ड पे येलो मार्कर से पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया था तुमने, फिर तुम कमेंट करते रहोगे और मैं बताऊंगा भी नहीं, जैसे अभी कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे ना। सो k मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन b f2 माइनस f1। सर ये डेल एक्स पता तो चल गया, स्लीव मूवमेंट है। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ। डायग्राम पे चलते पीछे, इस डायग्राम को कंबाइंड करके अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने कहा कि पहले जो स्लीव थी हमारी वो कैसी है और अभी कैसी है, दोनों सिनेरियो में बताता हूं। इनिशियली स्लीव यहां पर है, ये कुछ ऐसा है। थोड़ी देर के बाद में स्लीव ऊपर की साइड मूव कर गई, कैसे? ऐसे, और ये आ गया कुछ ऐसे। तो सर स्लीव ने कितना मूवमेंट दिखाया? स्लीव सर इतना ऊपर गई है, इसी को तो बोला जा रहा है डेल एक्स। ये जो स्लीव R1 है ये थीटा एंगल पर रोटेट कर रही है, तो ये बॉल आर्म भी थीटा एंगल पर ही रोटेट करेगी। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इसको R1 बोला गया है। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की,
इसको R2 बोला गया है। सर ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इसको बोला गया है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये जो डिस्टेंस है के स्प्रिंग कांस्टेंट है, बिल्कुल सिराजुद्दीन बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ये B है। अब आप सभी को पता है अगर ये R है, इसको थीटा पे रोटेट करोगे तो ये कितना होगा, R थीटा ही होगा ना, ये कितना होगा, R थीटा ही होगा ना। सो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर डेल एक्स, तो ये B है, ये थीटा पर रोटेट करेगा तो ये तो B थीटा होगा ना। अगर यहां मैं बात करूंगा तो ये A है, इसको अगर आप थीटा पर रोटेट करोगे तो ये डिस्टेंस जो है ये बन जाएगी R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 बराबर A थीटा। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करोगे ध्यान से देखिए तो ये बनेगा डेल एक्स डिवाइड बाय R2 माइनस R1 इक्वल्स टू B अपॉन A, B अपॉन A। सो ऐसे में जो डेल एक्स आपके पास में आ जाएगा वो डेल एक्स बन जाएगा R2 माइनस R1 B डिवाइड बाय A। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस डेल एक्स को अगर आप यहां पुट कर देते हो कि डेल एक्स क्या है, R2 माइनस R1 B अपॉन A इक्वल्स टू, यहां पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन B F2 माइनस F1। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट K आपके पास में आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन B का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये जो आपके पास में K का फॉर्मूला आया है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट K। सो बेसिकली ये फॉर्मूला एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, आपको एक तो ये याद रखना है। पहले ये बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो थोड़ा सा मेहनत लगा यहां पर इन सब चीजों को कैलकुलेट करने में, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, सो आप क्या बोल रहे हैं सर fs1 कौन है, हमने बोला fs1 है kx1। सर ये x1 कौन है, ये x1 होता है इनिशियल कंप्रेशन इन सेंट्रल स्प्रिंग। तो आपने बोला K तो आ चुका है आपके पास में, तो x1 बराबर क्या बन जाएगा, fs1 डिवाइडेड बाय K। इसी तरीके से fs2 इक्वल्स टू kx2, सो x2 इक्वल्स टू fs2 डिवाइड बाय K। सो ये जो x2 आपके पास में है ये क्या है, फाइनल कंप्रेशन इन सेंट्रल स्प्रिंग। तो यहां से इनिशियल और फाइनल कंप्रेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हार्टनेल गवर्नर से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली वॉट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर और एक गवर्नर के रिलेशंस और पूछे जा सकते हैं, बाकी किसी में रिलेशंस होते भी नहीं है, वो है पिकरिंग गवर्नर। सो अगर हार्टनेल गवर्नर आपको क्लियर हो गया है तो उसके बाद में हम लोग पिकरिंग गवर्नर की चर्चा करेंगे। प्रिंस, हाँ मेरे को भी यही लग रहा है यार। हाँ सूरज भाई क्लास में हो कि नहीं हो? आज बारिश वारिश का मौसम हो रहा है ना जयपुर में, तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा। बताओ इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं पूछ रहा हूं क्लियर हुआ, आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो कि हाँ क्लियर हुआ। कोई पूछने वाला ही नहीं है क्लियर हुआ कि सर क्लियर नहीं हुआ, ऐसा बोलने वाला कोई मिले नहीं आज। क्लियर क्लियर क्लियर, देखो सभी लोग क्लियर लिख रहे हो। आज तुम लोगों का सरदार नहीं आया, जो वो डाउट ढूंढने गया है, अभी डाउट ढूंढ रहा है, वाला कल की क्लास में आके क्या डाउट पूछा जाएगा। ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है ना उसके लिए। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया और उसने सोचा शिट इसमें से तो कोई डाउट आ ही नहीं रहा।
तो वो आज सोच रहा है गवर्नर में क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, तो वो बना रहा है उसके लिए पेपर। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे बोलता ही हूँ, बंद नहीं करवाता हूँ किसी की आईडी। चल देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो एक और गवर्नर है, उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, विच इज पिकरिंग गवर्नर। हाँ लेकिन यार ये हार्टनेल गवर्नर, अगर आज सूरज होता तो उसके कम से कम 4-5 डाउट तो इस मैथमेटिक्स में जरूर होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फ्लो में हार्टनेल गवर्नर आप लोगों ने पढ़ लिया, वरना मुझे लगा आज की क्लास में सिर्फ यही हो पाएगा, पर बड़ी जल्दी तुम लोग समझ गए। सो पिकरिंग गवर्नर की बात करते हैं। पिकरिंग गवर्नर क्या होता है? देखिए पिकरिंग गवर्नर भी एक स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं गवर्नर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस क्लासिफिकेशन के बाद आता है, तो समझ रहे हैं इस बात को। पिकरिंग गवर्नर क्या होता है? पिकरिंग गवर्नर एक स्प्रिंग टाइप गवर्नर ही है, लेकिन इस गवर्नर में जो स्प्रिंग यूज होती है ना वो होती है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग आपने देखा है कहीं पर? लीफ स्प्रिंग आपने कहीं पर भी देखा है? कहां देखा है? हाँ, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं ना उनके सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, ट्रक वगैरह के सस्पेंशन सिस्टम में आपको लीफ स्प्रिंग देखने को मिल जाएगी। जिसने नहीं देखा है आज जाके देख के आना लीफ स्प्रिंग कैसी होती है। रुके हुए ट्रक में देखना ना, चलते हुए ट्रक में मत देखने की कोशिश करना। सो बेसिकली वहां पर सस्पेंशन सिस्टम के अंदर वो लीफ स्प्रिंग लगी होती है। वही लीफ स्प्रिंग हम लोग अब यहां पर यूज कर रहे हैं। तो देखो कैसे लगी होती है, जरा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये स्पिंडल एक्सिस, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है लीफ स्प्रिंग। ये आपका स्लीव है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पिंडल जो है वो ऐसा है सिलेंड्रिकल। तो लीफ स्प्रिंग अगर एक ही आप लगाते हो तो वो स्लीव को पकड़ के एक साइड से खींचेगा, और जब एक साइड से खींचेगा ना तो स्लीव जो है वो स्मूथली ऊपर नहीं आ पाएगी। इसलिए आप यहां पर 3 लीफ स्प्रिंग लगाते हो, वो भी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। तो कैसे, मैं एक ही दिखा रहा हूं पर होती 3 है। सो आप क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट? 3 लीफ स्प्रिंग्स are arranged at equal angular displacement. Equal angular displacement. 3 leaf springs are arranged at equal angular displacement. तीनों लीफ स्प्रिंग जो होती है वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर लगी होती है। हर एक लीफ स्प्रिंग के सेंटर पर एक मास लगा होता है, स्मॉल मास m। A small mass m attached at each leaf spring at the center of each leaf spring, at the center of each लीफ स्प्रिंग। हर एक लीफ स्प्रिंग के सेंटर के ऊपर आपको एक मास m अटैच करना है यहां पर। अब क्या होगा कि ये जो मास m है, ये जो मास m है, बेसिकली आप देखें यहां पर, बेसिकली अगर आप देखें यहां पर, इस मास m के पास में एक इसेंट्रिसिटी E है। तो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो मास m बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करेगा, विच इज m e ओमेगा स्क्वायर।
अब मान लीजिए लोड कम हो गया तो यहां पर इनपुट ज्यादा हो जाएगा, इनपुट ज्यादा हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा तो एम ई ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा और ये इसको खींचेगा, इधर फोर्स बढ़ गया ना, इसको खींचेगा तो ये तो फिक्स है, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन ये फ्री टू स्लाइड है, ये ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा बाकी प्रोसेस आप जानते हैं कैसे यहां पर इनपुट को कंट्रोल किया जाएगा। सो बेसिकली यहां पर जब ये ऊपर जाएगा या फिर आप बोले कि ये जब इसको बाहर की साइड खींचेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना आता है, ये डिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे सोम के अंदर। फिक्स्ड बीम, जैसे फिक्स्ड बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड किया जाता है ना, ये सिस्टम बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करता है। तो फिक्स्ड बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है W L क्यूब डिवाइडेड बाय 192 EI। जो फिक्स्ड बीम के सेंटर पर जब आप एक लोड लगाएंगे तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा ना उतना ही डिफ्लेक्शन इसके अंदर आता है। ये W कौन है, ये स्मॉल नहीं कैपिटल W है, जितना फोर्स इधर लग रहा है। सो जब आप सोम पढ़ेंगे तो सोम में एक चैप्टर आएगा डिफ्लेक्शन इन बीम्स। सो वहां पर आप ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आप याद रखे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रखे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है। इसके अलावा ये जो डिफ्लेक्शन है अगर ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्लीव कितना ऊपर गया होगा, अरे 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए स्लीव कितना ऊपर गया होगा, तो इसका भी एक इंपेरिकल रिजल्ट है जिसको डिराइव नहीं किया जा सकता। इंपेरिकल रिजल्ट मतलब जो प्रैक्टिकल्स करके ऑब्जर्व करके आपने बनाया है, इसे बोलेंगे आप स्लीव मूवमेंट। सो ये होता है 2.4 डेल स्क्वायर बाय एल। देखिए आराम से और बताइए इतनी कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। हाँ जी आदित्य जी, देखिए फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आप सोम के अंदर डिराइव करेंगे, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। आप चाहो तो मैं चैप्टर भी लिख दूंगा यहाँ पर, डिफ्लेक्शन इन बीम्स जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर। दूसरा जो फॉर्मूला आ रहा है H इक्वल्स टू 2.4 डेल स्क्वायर बाय एल। इसमें डेल कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, एल इसकी लेंथ कितनी है। अगर ये दो वैल्यू यहां पुट कर देते हो तो आपको H पता चल जाएगा कि स्लीव कितना ऊपर लिफ्ट करने वाली है। अंशिका 3 लीफ स्प्रिंग ही यूज करते हैं। हाँ 3 लीफ स्प्रिंग यूज करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बताई है। एक जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं बिल्कुल 60 डिग्री पर दूसरी होगी, फिर 60 डिग्री पर तीसरी होगी। नंबर ऑफ लीफ स्प्रिंग चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। बाकी करने को आप 6 यूज कर लो, लेकिन वो अननेसेसरी हो जाएगा। देखिए आप एक्चुअल में गवर्नर डिजाइन नहीं कर रहे हैं अंशिका। अगर आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन ने आपको बताया ना वो लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, अपोजिट बॉडी अलग अलग बॉडीज पर होगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, जब एप्पल गिरता है वो तो जमीन पे गिरता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगना चाहिए। आपकी बात सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगना चाहिए, वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है ना वही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं पिकरिंग गवर्नर, तो पिकरिंग गवर्नर एग्जैक्टली क्या है उसकी आप स्टडी करेंगे। अगर कोई आपको बोलता है गवर्नर डिजाइन करो, तो डिजाइन करते टाइम आप बोल सकते हो कि सर मैं तो 2 ही लीफ स्प्रिंग लगाऊंगी, लगाओ, आपका गवर्नर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कुछ स्पेसिफिक टर्म को पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा हार्टनेल गवर्नर, तो आप बोलेंगे सर मैं इसमें स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें डेड वेट लगाऊंगा, लगाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो हार्टनेल, तो हार्टनेल क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। एक चीज होती है स्टडी, एक होती है एनालिसिस। क्लियर है? तो जब आप स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हो चुका है ना उसकी स्टडी चल रही है, तो उसने जैसा रखा होगा ना आपको वही मानना पड़ेगा।
जब आप इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मुझे एक गवर्नर डिजाइन करना है, तो फिर आपके पास में चॉइस है, आप 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 इसलिए लगाए गए ताकि वो तीनों एंड से उसको इक्वली ऊपर की साइड खींचे, जो काम 2 भी कर सकता है, लेकिन 2 के पास में सफिशिएंटली स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए आपने 3 वहां पर लगाया। ये उसका लॉजिक है ना। उसने भी ऑफकोर्स किसी लॉजिक के साथ ही लगाया, ऐसा नहीं कि उसका मन किया कि नहीं 3 तो 3 ही लगा देते हैं, नहीं। क्लियर है इतनी बात? ओके, सो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर था। अब हम लोग थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है एफर्ट ऑफ गवर्नर। एफर्ट ऑफ गवर्नर। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्या होता है एफर्ट ऑफ गवर्नर। mean force acting on the sleeve for fractional change in speed is known as effort of governor। एफर्ट ऑफ गवर्नर। देखिए एक ऑप्शन है कि मैंने ये स्टेटमेंट लिखवा दिया, याद कर लो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस एफर्ट का सिग्निफिकेंस जानें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो बुक्स में मिल जाता है। सो अगर अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो इतना याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि सर क्या बोलना क्या चाह रहा है ये स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि स्लीव के ऊपर जो मीन फोर्स काम कर रहा है ना, उसी को एफर्ट बोल दो। तो हमने बोला स्लीव के ऊपर मीन फोर्स काम क्यों करेगा, उसने बोला फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड अगर आता है तो। आपने बोला स्पीड बदलेगी तो स्लीव ऊपर नीचे मूव करता है, जब स्पीड ज्यादा हुआ तो स्लीव ऊपर जाएगा, जब स्पीड कम हुआ तो स्लीव नीचे जाएगा। तो ये जो स्लीव ऊपर या नीचे जा रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी जो मीन वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, और उसी मीन वैल्यू को क्या बोला जाएगा, एफर्ट ऑफ गवर्नर। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो स्लीव ऊपर जाएगा, अगर स्लीव ऊपर गया तो डेफिनेटली एक फोर्स होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा, और उसी फोर्स की जो मीन वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाएगा, एफर्ट ऑफ गवर्नर। जब आपकी स्पीड कम होगी तो स्लीव नीचे जाएगा, और स्लीव जब नीचे जाएगा तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली उस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा, और उसी फोर्स की जो मीन वैल्यू होगी ना उसको क्या बोला जाएगा यहां पर, एफर्ट ऑफ गवर्नर। अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? अगर मीनिंग समझ में आ जाता है तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए ये एक बक्सा है जो इधर जा रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। हमने कहा कि यार ये फोर्स कितना लग रहा है, हमने कहा कि ये फोर्स कितना लग रहा है। सो 4 स्टूडेंट बैठे थे, एक था प्रिंस, एक अंशिका और एक सूरज। हमने प्रिंस से पूछा कितना लग रहा है, प्रिंस ने बोला कि देखने से तो लग रहा है 5 न्यूटन लग रहा है। अंशिका से पूछा, उसने कहा देखने से तो लग रहा है सर 10 न्यूटन लग रहा है। सूरज से पूछा, उसने बोला सर 2 न्यूटन लग रहा है। हमने कहा आपने कैसे जज किया? बोला कुछ नहीं, ऑब्जर्व किया हमने। फिर उसके बाद में आया सिराजुद्दीन, उसने बोला कि रुको, ऑब्जर्व करने से तो क्या पता चलेगा, देखने से कोई ये थोड़ी पता चल रहा है कितना फोर्स लग रहा है। उसने कहा एक काम करो, इधर 1 न्यूटन लगा कर देखो, अभी भी ब्लॉक उधर ही जा रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, इधर 2 न्यूटन लगा के देखो, इधर 5 न्यूटन लगा के देखो, इधर 6 न्यूटन लगाओ। 6 न्यूटन लगाते ब्लॉक रुक गया, 6 न्यूटन लगाते ब्लॉक रुक गया, फ्रिक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उसने बोला कि इसका मतलब इधर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा था, 6 न्यूटन फोर्स लग रहा था। मतलब अगर आपको एक अननोन फोर्स फाइंड करना है जो कि दूसरी डायरेक्शन में है, तो आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक नोन फोर्स लगाओ। अगर वो वहां पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उतना ही फोर्स इधर लग रहा था। बोलो यस और नो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
तो यही पॉइंट हमने यहां पर यूज किया। हमें इतना पता है कि जो स्लीव है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रही होगी। कितना लग रहा है अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। जरा देखिए, एक इक्वेशन में याद दिलाता हूं आपको। वो इक्वेशन थी शायद ऐसी थी, फॉर डेडवेट टाइप गवर्नर, फॉर डेडवेट टाइप गवर्नर। देखिए, डेडवेट टाइप गवर्नर के लिए एक इक्वेशन थी mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, जहां तक मुझे याद है यहां पर tan थीटा था, यहां पर mg था, प्लस फ्रिक्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, mg/2 1 प्लस k। इसको आपने सिंप्लीफाई किया था mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ r/h आपने लिखा था और इसको लिख दिया था 2mg प्लस mg 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 2। आपने कहा सर r से r कट गया, यहाँ पर जो h आ रहा है ना वो बन जाएगा 2mg प्लस mg 1 प्लस k डिवाइड बाय, ये बन गया 2m ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि अभी भी पढ़ाया है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और मेरे ख्याल से सभी लोग इस इक्वेशन से अवेयर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया बताया गया है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखो, अब हमने कहा कि सर जब स्पीड जो है वो ओमेगा से ओमेगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगी। सर ये सी ओमेगा का क्या मतलब? आपने बोला स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज, तो C उस फ्रैक्शन को बता रहा है। स्पीड में 1% चेंज, 2%, 5%, 10%, तो C उस परसेंटेज को बता रहा है। तो C इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। तो हमने बोला स्पीड ओमेगा है और ओमेगा से अगर बढ़ जाती है ओमेगा प्लस C ओमेगा, तो स्लीव ऊपर जाने की कोशिश करेगा। स्लीव क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। स्लीव के ऊपर जो नीचे के साइड फोर्स लग रहा है वो है mg। स्लीव के ऊपर जो नीचे की साइड फोर्स लग रहा है वो है mg। हमने बोला स्लीव ऊपर जा रहा है, हमने कहा उसको पकड़ लो, और जिस फोर्स से ऊपर जा रहा है ना उतना ही फोर्स नीचे की साइड लगा दो। हमें नहीं पता वो फोर्स कितना है, लेकिन हमने मान लिया कि मैंने उतना फोर्स लगा दिया, विच इज कैपिटल E। तो क्या स्लीव अब मूव करेगा? बोलो यस और नो। क्या स्लीव अब मूव करेगा? ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर पकड़ थोड़े रहे उसे। हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, हमने कहा वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ लो और उतना फोर्स लगाओ कि वो ऊपर ना जा पाए। इसका मतलब अभी भी गवर्नर हाइट h है वो h की h ही रहने वाली है। अभी भी गवर्नर हाइट जो h है ना वो h ही रहने वाली है। सो नई इक्वेशन में h की जगह h ही रहेगा। 2mg प्लस स्लीव कितना फोर्स महसूस करेगी? mg प्लस कैपिटल E 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 2m। ओमेगा की जगह कौन आ जाएगा? ओमेगा प्लस c ओमेगा का होल स्क्वायर। बोलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं है? इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो इसे 2mg प्लस mg प्लस e 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस c का स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2। सो बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां पर तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 2mg प्लस mg प्लस e 1 प्लस k डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2mg प्लस mg 1 प्लस k डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। इसको ले चलो बेटा अगली स्लाइड पे। तो ये बनेगा मेरे ख्याल से 2m ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू
यहां पर आ रहा होगा शायद 2mg प्लस कैपिटल E 1 प्लस K डिवाइड बाय 2mg प्लस mg 1 प्लस K, mg 1 प्लस K। सो अगर आप देखें यहां पर तो इससे ये कैंसिल आउट। सो ऊपर बन रहा है 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c डिवाइड बाय 1, नीचे बन रहा है 2mg, मतलब इधर बन रहा है 2mg mg प्लस E 1 प्लस K, 2mg mg 1 प्लस K। हमने -1 यहां कर दिया और -1 यहां कर दिया। सो अब एक तो c बहुत छोटी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर तो वैसे भी नेग्लिजिबल होगा, तो 1 प्लस 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये 2mg प्लस mg प्लस E 1 प्लस K, इसमें से आपने ये माइनस कर दिया 2mg प्लस mg 1 प्लस K, 2mg प्लस mg 1 प्लस K, कुछ ऐसा आया होगा। तो 1 से 1 कट गया, 2mg से 2mg कट गया, mg 1 प्लस K से mg 1 प्लस K कट गया, तो यहां बचता है 2c इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में E 1 प्लस K डिवाइडेड बाय 2mg प्लस mg 1 प्लस K। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में E 1 प्लस K इक्वल्स टू ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय C ब्रैकेट 2mg प्लस mg 1 प्लस K। आप बोल सकते हैं कि सर जो E आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 2C डिवाइडेड बाय 1 प्लस K, और ये बन जाएगा आपके पास में 2mg प्लस mg 1 प्लस K mg 1 प्लस K। अब देखिए ये जो E है ये आपका वो फोर्स है, ये आपका वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ में स्लीव ऊपर जा रही है, पर वो फोर्स नहीं चाहिए, उसकी मीन वैल्यू चाहिए, उसकी मीन वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या कहा, जब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं था तो फोर्स लग रहा था 0, जब स्पीड में चेंजेस हुआ तो फोर्स लगा E, तो मीन वैल्यू क्या बन जाएगी E/2, मीन वैल्यू क्या बन जाएगी E/2, तो 2 को इधर भेज दो E/2 C अपॉन 1 प्लस K 2mg प्लस mg 1 प्लस K। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में आया है, ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला है आपका एफर्ट ऑफ गवर्नर इन एफर्ट ऑफ गवर्नर इन डेडविट टाइप गवर्नर। बोलो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? E/2 फिर से मतलब E/2 फिर से मतलब जो E/2 है ना, उसको हम क्या बोलने वाले हैं यहां पर, एफर्ट ऑफ गवर्नर। चलिए एक बार आप लोग इसे ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी डाउट आपको है, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप लोग बोलिए, और अगर डाउट नहीं है तो मैं 20 सेकंड में लौटा।
ओके, जो स्टार्टिंग में 3 स्टेप प्लीज, थर्ड स्टेप में पहले तो मैं इनको बता देता हूं कौन है ये, अभिराम जी। सो अभिराम जी, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, दोनों साइड -1 कर दिया बस। अब दोनों साइड -1 करोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा ना, -1 करोगे फिर एलसीएम लोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा ना। अभिराम पहले तो आप बोलो फिर। ओके, अब बात करते हैं प्रतीक। सो प्रतीक, आपने बोला है कि सर वो E प्लस mg प्लस ई कैसे आया। देखो हमने ऐसा बोला है कि जब स्पीड बढ़ रही है ओमेगा से ओमेगा प्लस सी ओमेगा, तो स्लीव ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो जस्ट इमेजिन कि जब वो ऊपर जा रही है तो आपने इतना फोर्स लगाया कि वो ऊपर नहीं जा पा रही, तो हमने बोला अपोजिट डायरेक्शन में हमने कितना फोर्स लगाया, हमने बोल दिया हमने ई फोर्स ऐड कर दिया। ई कौन है, एक इमेजिनरी फोर्स। तो जो स्लीव है वो मूव नहीं कर पाएगी, तो हमने बोला अब जब मैं एच को डिफाइन कर रहा हूं तो mg के साथ एक ई फोर्स आ गया और स्पीड जो है वो ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस सी ओमेगा हो गई। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा यार। बहुत आराम से बताइए ये सब चीजें, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें है। सो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो डेरिवेटिव टाइप गवर्नर के लिए है, अगर हम लोग फाइंड करना चाहे फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, जब हम बात करें, अरे मीन कैसे नहीं आया बेटा, मीन आ गया। अच्छा तुम्हें नहीं आया कि इसमें मीन नहीं आया। हाँ भाई प्रहास आपने बोला मीन नहीं आया, या तो मीन समझ नहीं आया तुम्हें। क्या मीन समझ नहीं आया, मीन आ गया ना, यही तो मीन होता है। प्रहास जी कुछ कमेंट करे तो, ये सर मुझे नहीं आया। हाँ ऐसे बोलो ना, तुम बोले मीन नहीं आया। देखो भाई, आप क्रिकेट खेलने गए थे, आपने पहले मैच में बनाए 0 गोल्डन डक 0, दूसरे मैच में बनाए 100, दूसरे मैच में तुम मेरा आशीर्वाद लेके गए थे और मेरे आशीर्वाद से तुमने 100 रन बना लिए। बताओ मीन बताओ, एवरेज कितने रन बनाते हो तुम, दोनों इनिंग का एवरेज बता दो जल्दी से। नहीं प्रहास बताएगा, सिर्फ प्रहास बताएगा। प्रहास सोच रहा होगा मैं क्रिकेट ही नहीं खेलता। नहीं भी खेलते हो तो मान लो। अरे प्रहास, हाँ क्या किया होगा आपने, 0 + 100 / 2 = 50। हमने बोला जब स्पीड में कोई फ्रैक्शनल चेंज है ही नहीं तो स्लीव के ऊपर कितना फोर्स है, 0। जब स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज आएगा तो स्लीव पर कितना फोर्स है, E। तो 0 + E/2, इसे हमने बोल दिया मीन। बोलिए मिस्टर प्रहास। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर की अगर मैं बात करूं, फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास में इक्वेशन जो थी, मैं याद दिलाता हूं, F × A = mg + E तो नहीं था अभी, mg फ्रिक्शन को 0 मान लो × B। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन थी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसा था शायद, mr ω²
यहाँ पर था A इक्वल्स टू, यहाँ पर था mg, अच्छा स्प्रिंग फोर्स तो था ही ना यहाँ पर, Fs डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई b। हमने बोला कि सर अगर स्पीड को ओमेगा से ओमेगा प्लस सी ओमेगा कर दोगे तो स्लेव भागने की कोशिश करेगी, स्लीव पर पहले से mg प्लस एफ लग रहा है, आप एक और फोर्स लगा दो mg प्लस एफ प्लस ई, अब स्लीव भाग नहीं पाएगी। तो इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, एम आर ओमेगा प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू mg प्लस एफ प्लस कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय, हाँ इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ए से ए तो कट जाएगा ना और ऐसे बी से बी कट जाएगा, mg प्लस एफ एस प्लस ई डिवाइड बाय mg प्लस एफ एस, एम आर से एम आर भी कट जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वो भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू mg प्लस एफ एस प्लस कैपिटल ई डिवाइड बाय mg प्लस एफ एस -1, यहां भी -1, सेम प्रोसीजर 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c -1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू mg प्लस एफ एस प्लस कैपिटल ई माइनस mg माइनस एफ एस डिवाइड बाय mg प्लस एफ एस, mg से mg चला गया, fs से fs चला गया, 1 से 1 चला गया, c स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2c mg प्लस fs इक्वल्स टू e, सो e डिवाइड बाय 2 इज c मल्टीप्लाई बाय mg प्लस fs, सो ये आ गया आपके पास में एफर्ट ऑफ गवर्नर फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, फॉर स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज पावर ऑफ गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर, सो पावर ऑफ गवर्नर का एक स्टेटमेंट आपको देता हूं और स्टेटमेंट देने के बाद में समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है पावर ऑफ गवर्नर। वर्क डन बाय द स्लीव, वर्क डन बाय द स्लीव फॉर द fractional change in speed is known as power of governor, known as power of governor। क्या मतलब है इसका? सर पावर ऑफ गवर्नर, सो बोल रहा वर्क डन बाय दिस स्लीव, वर्क डन क्या होता है? मीन फोर्स,
मल्टीप्लाई बाय स्लीव डिस्प्लेसमेंट। सो मीन फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्लीव डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें इस मीन फोर्स की, तो स्लीव के ऊपर मीन फोर्स कितना लग रहा है? एफर्ट ऑफ स्लीव, एफर्ट ऑफ स्लीव, स्लीव के ऊपर मीन फोर्स कितना लग रहा है उसको आप बोलते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर। सॉरी, एफर्ट ऑफ गवर्नर। अब बात करें स्लीव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एफर्ट ऑफ गवर्नर तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये जो स्लीव डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं लिख रहा हूं डेल एच। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? अब ये स्लीव डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मीन फोर्स तो एफर्ट ऑफ गवर्नर है जिसको मैं फाइंड कर चुका हूं, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मेन पॉइंट इज स्लीव डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अगर स्लीव डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें यहां पर डेल एच, तो देखिए अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। स्लीव डिस्प्लेसमेंट, स्लीव डिस्प्लेसमेंट। अगर स्लीव डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, अगर स्लीव डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझाएंगे अभी ये सारी कहानी आपको। हमने कहा इन जनरल, ये देखो ये हमारा गवर्नर का लाइन डायग्राम है, और ये जो ना ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये h, ये h। अगर आप अपने गले में किसी 4 साल के बच्चे से पूछोगे कि बताओ यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होने वाली है, तो वो आपको नींद में भी बता के जाएगा कि ये डिस्टेंस होने वाली है 2h। स्लीव थोड़ा सा ऊपर आ गई होगी, स्लीव जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गई। हमने कहा कितना ऊपर आ गई, जरा देखो इतना ऊपर आ गई। इतना ऊपर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड हुआ होगा। तो हमने बोला कि सर अगर ये h1 है और ये भी h1 है, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, बताओ यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? सो हमने बोला सर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2h1। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ स्लीव डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो हमने बोला स्लीव तो इतना ही मूव कर रही है ना, और ये कितना है? ये है आपका डेल एच, और इस डेल एच को आप क्या लिख सकते हो? 2h माइनस 2h1। अरे बोलो यार यस और नो। अरे वाह, कौन है ये? प्रिंस, बहुत बढ़िया प्रिंस, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। सो हमने कहा कि देखो डेल एच जो है उसको आप लिख सकते हो 2h माइनस 2h1। हमने कहा इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? आपने बोला सर यस कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है? 2h कॉमन आ रहा है। तो फिर क्या बचा अंदर? 1 माइनस h1 बाय h। तो हमने कहा सर ये h और h1 कौन है? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और आपको, आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि h होता है 2mg प्लस mg1 प्लस k डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। ये आपका h है, इक्वेशन नंबर 2। सर जब इसके अंदर ओमेगा स्पीड से स्पीड बढ़ के ओमेगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगी, स्पीड ओमेगा से बढ़ के ओमेगा प्लस सी ओमेगा हो जाएगी, उस टाइम पर आपका स्लीव ऊपर जाएगा। उस टाइम पर अगर आपका स्लीव ऊपर जाएगा तो स्लीव डिस्प्लेसमेंट, ये गवर्नर हाइट h से कितना हो जाएगा? h1 हो जाएगा। तो h1 इक्वल्स टू 2mg प्लस mg1 प्लस k डिवाइड बाय 2m ओमेगा प्लस c ओमेगा का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2mg प्लस mg1 प्लस k डिवाइड बाय 2m
ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, आपको चाहिए h1 बाई एच, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, h1 डिवाइड बाई h इक्वल्स टू 2 mg 1 प्लस k डिवाइड बाई 2m ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, h की अगर हम बात करें 2mg प्लस mg 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। सो सर 2m ओमेगा स्क्वायर से 2m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 1 बाय 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं सर, क्लियरली देख पा रहे हैं डेल h इक्वल्स टू 2h आपने बाहर ले लिया, अंदर आ रहा 1 माइनस h1 बाय h, और इसकी जो वैल्यू आ रही 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, डेल h इक्वल्स टू 2h 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन कर दो, जो न्यूमरेटर में है 2h, न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। सो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये नेग्लेजिबल, सो डेल h इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4hc डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ रहा है स्लीव मूवमेंट, ये आपके पास में क्या आ रहा है यहां पर स्लीव मूवमेंट। बोलिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर इसमें कोई भी समस्या है तो बताओ, इसमें अगर कोई भी समस्या है तो बताओ। नो समस्या? सो 2 मिनट में सांस ले लेता हूं। नो समस्या? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और चर्चा करेंगे अभी, लेकिन एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो यार यहां तक, तो मैं 2 मिनट में भी सांस ले लूं, टाइम को यूटिलाइज करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लास्ट में फिर वापस मत बोलना सर 1 नंबर से बताओ, इसलिए एक बार सभी लोग सर सी स्क्वायर 0 कैसे हुआ? देखो सी एक छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय छोटी वैल्यू मतलब बहुत छोटी वैल्यू। अभी बताया था ना, छोटो मल्टीप्लाई बाय छोटो स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा ना वो तो। अभी आप कौन कौन से सेंटर के हो सारे स्टूडेंट्स? पटना से, कुछ पटना के थे, कुछ रांची के थे, और बाकी सेंटर के नहीं, बाकी सब ऑनलाइन वाले हो। तो जोधपुर से भी हो श्रवण। पटना और रांची के अलावा कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? जोधपुर, पटना, रांची, जयपुर ऑनलाइन, ये तो मुझे पता है। अच्छा इसका मतलब मेनली पटना रांची वाले और जयपुर वाले हैं इसमें। सर 2 से कंटिन्यू, अरे यार ऐसा मत करो सोनू कुमार, मैं देखो कितना टाइम दे रहा हूं यार। सोनू कुमार कितना टाइम दे रहा हूं देखो मैं आपको,
से कंटिन्यूस, हाँ 2 से ही तो किया है भाई। ओके खत्म, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आगे और पढ़ेंगे। सो इतनी चीजों के बाद में अब आता है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। सो दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला, फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, हाउ क्विकली governor respond known as sensitivity of governor, known as sensitivity of governor। अभी भी मैंने बताया था कि किसी भी एक्शन के लिए आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं ये आपकी सेंसिटिविटी को बता रहा है। सो अगर आप गवर्नर की बात कर रहे हैं तो गवर्नर के लिए एक्शन है स्पीड में चेंज, तो अगर बहुत कम स्पीड में चेंज हो रहा है तो गवर्नर उसके लिए कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है वो उसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करेगा। अगर गवर्नर ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया इसका मतलब गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और गवर्नर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है कि हाँ बताएंगे अभी क्या करना है, तो इसका मतलब गवर्नर क्या है यहाँ पर बहुत कम सेंसिटिव है, और आप बोल सकते हो इनसेंसिटिव है। सो इस सेंसिटिविटी को कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए आप सेंसिटिवनेस फाइंड करते हैं, और इसी सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ मीन स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड, मीन स्पीड एंड रेंज ऑफ स्पीड is also known as sensitivity of governor। देखिए एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेंसिटिविटी के।
3 स्टेटमेंट दिए हैं जो आपको ब्लर क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर नहीं हुए होंगे। अब इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मान लो एक गवर्नर है और आपको किसी ने बोला कि इस गवर्नर की जो स्पीड है, मतलब इंजन की जो स्पीड है वो आप 120 से 125 के बीच में रख सकते हो। तो ये जो स्पीड है ना 120 से 125, इसको आप बोल रहे हैं रेंज ऑफ स्पीड, और बोल सकते हो रेंज ऑफ गवर्नर। भाई गवर्नर का काम होता है स्पीड फ्लक्चुएशंस को कम करना। तो हमने बोला कि हमें किसी ने बोला कि आप फ्लक्चुएशन को 120 से 125 के बीच में रखो, इससे बाहर जाता है ना तो वापस इस रेंज के अंदर लेके आओ। क्योंकि ऐसा नहीं कि लाइक 124 मतलब एग्जैक्टली 124 पे आप रख लोगे, नहीं, एक रेंज आपको वहां पर देनी पड़ेगी। 120 से 125 हमने ये प्रोवाइड किया कि भाई जो स्पीड है इसके बीच में रहनी चाहिए। अगर इसके बीच में रहती है तो गवर्नर बिल्कुल रिलैक्स रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, चिल एकदम। लेकिन अगर इससे बाहर चली गई ना तो गवर्नर तुरंत एक्शन में आ जाएगा और स्पीड को इसके अंदर ले आएगा। जैसे स्पीड मान लो, स्पिंडल स्पीड जो आ रही है वो आ रही है आपके पास में 123, गवर्नर रिलैक्स, कोई चिंता नहीं। 124 कोई चिंता नहीं, 125 रिलैक्स, 126 होते ही तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और 126 को पकड़ के खींच के इस रेंज में ले आएगा। बोला नहीं तुम 123 पर काम करो, फिर कम हुआ 123, कम हुआ 122, फिर आया 121, फिर आया 120, गवर्नर तब तक आराम से सो रहा है। जैसे ही यहां पर 119 हो गया, जैसे ही यहां पर 119 हो गया, गवर्नर तुरंत एक्शन में आएगा और उसको खींचकर ऊपर लेके आएगा और 120 से 125 के बीच में लेके आएगा। इसे बोलते हैं रेंज ऑफ स्पीड। इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ स्पीड। बोलो, रेंज ऑफ स्पीड का पॉइंट समझ में आया? तो रेंज ऑफ स्पीड में गवर्नर क्या करेगा? आराम से बैठा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज ऑफ स्पीड के बाहर जैसे ही स्पीड जा रही है 126, मतलब स्पीड ज्यादा हो गई, स्पीड ज्यादा हो गई तो स्पिंडल एक्स जो स्लीव होगा वो ऊपर जाएगा, स्लीव ऊपर जाएगा तो थ्रोटल वाल्व फ्यूल को बंद कर लेगा। स्पीड ज्यादा होने से, स्पीड कम होने से स्लीव नीचे आएगा, थ्रोटल वाल्व और पार्शियली खुल जाएगा। इसका मतलब गवर्नर इसके अंदर स्टेबल है, चिल बैठा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसके बाहर गवर्नर सेंसिटिव है। वन बाय वन बात करते हैं। इसमें गवर्नर इनसेंसिटिव है और इसके बाहर गवर्नर सेंसिटिव है। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आई? ये नहीं है। सो गवर्नर रिस्पॉन्ड रेंज के बाहर कर रहा, हमेशा नहीं कर रहा है। अगर रेंज आपको दी जा रही है तो आप कहेंगे कि हाँ इसके अंदर तो बिल्कुल उसको रिलैक्स होकर बैठना है, लेकिन इसके बाहर जैसे जाएगा गवर्नर तुरंत एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में आ जाएगा मतलब वहां पर वो सेंसिटिव हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है गवर्नर के डिजाइन पर। गवर्नर के जो मास है वो क्या रखे हैं आपने, लेंथ क्या रखी है, उसके डिजाइन के ऊपर कंप्लीटली ये सारी चीजें डिपेंड करती है। सो अब सुनिए ध्यान से। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने कहा कि सर 120 से 125 क्यों, इसको कम कर दो। आप एक काम करो, 124 से 122 के बीच में, 124 से 122 के बीच में स्पीड को रखो, फ्लक्चुएशन कम रहेगा ना। तो हमने कहा देखो अगर ऐसा आप करते हैं तो गवर्नर इसके बीच में इनसेंसिटिव रहेगा पर इस कंप्लीट कहानी में सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखना, रेंज हो गई कम। जब रेंज कम हो गई तो स्पीड 124 को क्रॉस करते ही गवर्नर को एक्शन में आना पड़ेगा। 122 को क्रॉस करते ही मतलब नीचे आते ही गवर्नर को एक्शन में आना पड़ेगा। 125 पे भी गवर्नर स्लीव को खींच के नीचे लाएगा, 121 पे भी खींच के ऊपर लेके आएगा। मतलब ये जो स्लीव का मूवमेंट है ना, टू एंड फ्रो, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है, ऊपर नीचे जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है हंटिंग। हंटिंग इसे क्या बोलते हो आप? हंटिंग। एक और टर्म मैंने डिफाइन कर दिया, हंटिंग। लिख देता हूं इसे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्लीव ऑन स्पिंडल एक्सिस
इज नोन एज हंटिंग, नोन एज हंटिंग। इसे क्या बोलते हो आप? हंटिंग। तो आपने बोला सर अगर रेंज कम हो गई तो गवर्नर स्लेव हल्की सी ऊपर जाएगी, उसको खींच के वापस नीचे लेके आओ, हल्की सी नीचे आ रही है उसको खींच के वापस ऊपर लेके आओ। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर टू एंड फ्रो मोशन स्लीव का बढ़ गया, स्लीव का टू एंड फ्रो मोशन बढ़ गया तो हंटिंग प्रोसेस बढ़ गई। अगर हंटिंग ज्यादा होती है, मोर हंटिंग कॉजेस नॉइस एंड वाइब्रेशन, और दोनों ही आपके सिस्टम के लिए बेकार होता है। ज्यादा हंटिंग होगी तो स्लीव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्टॉपर से टकराती रहेगी बार बार, तो आप बोलेंगे सर नॉइस एंड वाइब्रेशन डेवलप होगा तो ज्यादा हंटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने बोला अगर मैं रेंज को कम करता हूं तो गवर्नर ज्यादा रीजन में सेंसिटिव हो रहा है लेकिन उसकी वजह से हंटिंग बढ़ रही है। हंटिंग नहीं बढ़ा सकते, हंटिंग नहीं बढ़ा सकते। गवर्नर रेंज कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ती है। जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी ऐसे में हंटिंग बढ़ेगी। इसलिए गवर्नर रेंज को ज्यादा कम करना भी खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने बोला अच्छा हंटिंग से बचाना है, ओके एक काम करो 100 से लेके 160 रेंज कर दो। आपने रेंज बढ़ा दी, आपने रेंज बढ़ा दी। एक बार और बता रहा हूं सुन लेना, आपने रेंज बढ़ा दी, रेंज बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा 100 से लेकर 160 तक गवर्नर आराम से सो रहा है। स्पीड 110 हो रही है, स्पीड 120 हो रही है, 130 हो रही है, 140 हो रही है, 150 16, इतना स्पीड फ्लक्चुएशन आ रहा है और गवर्नर आराम से सो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो फिर गवर्नर लगाया है क्यों? गवर्नर लगाया है क्यों आपने, जब इतना आपको सिस्टम को बिल्कुल फ्री छोड़ना था? तो रेंज अगर आपने बढ़ा दी तो सेंसिटिविटी तो कम हो जाएगी लेकिन गवर्नर टोटली इनसेंसिटिव हो जाएगा, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। हाँ हंटिंग प्रोसेस कम हो जाएगा लेकिन फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, स्पीड फ्लक्चुएशंस। तो उन्हीं स्पीड फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए तो आपने यहां पर गवर्नर लगाया था। सो अगर रेंज बहुत ज्यादा आप बढ़ाते हो तो गवर्नर का इफेक्ट या बोल सकते हो कि गवर्नर का रोल पिक्चर में वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, स्पीड फ्लक्चुएशंस बढ़ने लग जाएंगे और वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। वो भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। सो अगर आप यहां पर ध्यान से समझे, सो रेंज को कम करना, रेंज को कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। रेंज ऑफ गवर्नर, इसको अगर आप बढ़ाते हो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी वो भी बढ़ेगी, सॉरी स्टेबिलिटी कम होगी ना, और स्टेबिलिटी अगर कम होगी इसका मतलब हंटिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दूसरा केस अगर रेंज ऑफ गवर्नर को आप, उल्टा लिख दिया यार, फिर से देखो, रेंज को अगर आप कम करते हो, रेंज को अगर आप कम करते हो तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी और हंटिंग बढ़ेगी। अब दूसरा केस सुनो, अगर रेंज को आप बढ़ा देते हो तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और हंटिंग प्रोसेस भी कम हो जाएगा। लेकिन स्पीड फ्लक्चुएशंस आने की वजह से आप कहेंगे गवर्नर लगाने का मतलब क्या हुआ? फिर स्पीड फ्लक्चुएशन आने से आप कहेंगे गवर्नर लगाने का क्या मतलब हुआ? फिर एक बार जल्दी से बताओ, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ये आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है कि नहीं बात?
सोनू कुमार काइंड ऑफ केस मान सकते हो कि एक जैसे ही केस है। लेकिन यहां पर जो टर्म यूज की जाएगी वो बेटर आप हंटिंग यूज करो, क्योंकि यही टर्म यहां यूज होती है। वो तो आपने शायद जब कंबंशन वगैरह पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स, उसके अंदर आपने ये टर्म सुनी होगी। सो वो थोड़ा सा अलग केस हो जाता है, लेकिन सुटेबल टर्म जो है वो हंटिंग ही है। क्लियर हो गया इतना? हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं। सो अगर क्लियर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये वो पॉइंट्स है। अच्छा यहां पर आपने ये जो लिखा ना द रेशियो ऑफ मीन स्पीड, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, जिसको मेजर करते हैं तो बोलते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास में मीन स्पीड डिवाइड बाय रेंज ऑफ स्पीड। मीन स्पीड n बोल सकते हो, रेंज ऑफ स्पीड n2 माइनस n1 बोल सकते हो। क्लियर है? और n जो है वो आपके पास में n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 ही होता है, इन दोनों का मीन ही होता है। ओके सिराजुद्दीन, ओके डाउट आया है कुछ। डेटोनेशन हमारा पॉइंट नहीं है बेटा, जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो प्रिंस, वो सोनू और तुम जानो, तुम आपस में चर्चा करते रहो, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सिराजुद्दीन, स्टेबिलिटी डिक्रीज होने पर, देखो एक्चुअल में स्टेबिलिटी डिक्रीज होने पर ऐसा नहीं बोला मैंने आपको बोला है कि जब रेंज ऑफ गवर्नर डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा तो हंटिंग इंक्रीज होगा। सिराजुद्दीन क्लियर? हमने बोला है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी के, तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। सेम कहानी, अगर रेंज इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो हंटिंग डिक्रीज करेगी। और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इंक्रीज करके लिखा है। तो जो हंटिंग है वो डायरेक्टली आप सेंसिटिविटी से कनेक्ट करें, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर कोई स्क्रीनशॉट रह गया तो बता दो, मेरे ख्याल से सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोगों ने। सो बेसिकली एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं, 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपने देखा होगा बेसिकली, हाँ साइड में बोल देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप है प्रैक्टिस सेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डेली के डालते रहे। सो उस पर डेली के कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, 2-3 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए उस पर जेईई लेवल के कुछ नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, उसका आंसर उसी के अंदर अवेलेबल रहेगा। दूसरा, 12 बजे से थर्मल क्लास है आशुतोष सर की, तो वो क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है। तीसरा पॉइंट, जल्दी ही हम लोग एक और सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन के लिए, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करना। मतलब कुल मिला के 6 से 8 घंटे का टाइम निकालो आप इस प्रिपरेशन के लिए, हम लोग आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इसका जरूर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और ऑलमोस्ट गवर्नर मैंने खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट कुछ एक पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है ना, जैसे कंट्रोलिंग कर्व वगैरह, हालांकि है काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझने की हिम्मत रखेंगे तो मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अगर आप समझने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे आज भी काफी हिम्मत रखी है तुमने, आज बहुत सारी चीजें आप लोगों ने समझी है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।